हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर आईएएस। अभी हम कवर करने वाले हैं अक्टूबर मंथ का ये करंट अफेयर्स, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, देन इकोनॉमी एंड उसके बाद हम लोगों ने जो इससे रिलेटेड अदर टॉपिक्स है उसको कवर कर लिया था, लाइक इन्वायरमेंट। ये सब हमने कवर कर लिया है। अभी हम आज स्टार्ट करेंगे सोशल इश्यूज टॉपिक्स में, कि सोशल इश्यूज में जो करंट अफेयर्स में कौन कौन से टॉपिक्स हाई रिलेटेड थे, एंड साइंस एंड टेक में कौन कौन से टॉपिक थे, और इसके साथ साथ जो अपने कल्चर्स में देखेंगे कि अपने जो क्लासिकल लैंग्वेज कुछ यूनियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया तो उसके बारे में देख लेंगे। और इसके अलावा अदर जो भी इम्पोर्टेंट है यूपीएससी या पीसीएससी एग्जाम्स के लिए उसको हम कवर करेंगे। तो आइए हम मूव करते हैं अपने टॉपिक पे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है सोशल इश्यूज में कि मेंटल हेल्थ को लेकर, जिसमें डब्ल्यूएचओ एंड यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट निकाला है जिसको टाइटल दिया है मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल सर्विस गाइड। मीन्स अभी देखेंगे कि जो अपने जो चिल्ड्रेन है बिलो लाइक एडोलेसेंट जो है, उनमें मेंटल जो डिसऑर्डर काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो उससे रिलेटेड डब्ल्यूएचओ ने चिंता जाहिर की है, उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट निकाला है जिसमें बताया है कि जो 14 से 18 साल की बीच वाले एज वाले जो बच्चे हैं उनमें मेंटल हेल्थ का सबसे ज़्यादा इशू है, और नियरली 1/3 जो इश्यूज आ रहे हैं मेंटल हेल्थ के वो सिर्फ इस एज ग्रुप में हो रहा है। और जो 10 से 19 साल का एज ग्रुप है वहाँ पे देखा जाए तो नियरली 15% का यहाँ पे 15% ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसमें क्या होता है कि एनजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, और उनके बिहेवियर में डिसऑर्डर, मीन्स वो रैंडम बिहेवियर करते हैं। तो ये सारी इसमें चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ देखेंगे कि इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि जो अपने टीन हैं या चिल्ड्रेन टीन एज में, या फिर चिल्ड्रेन जो हैं खास करके जो पढ़ने लिखने वाले या अंडर प्रेशर रहने वाले, उनमें सुसाइड का टेंडेंसी बढ़ता जा रहा है। तो इन सब चीज़ को लेकर कंसर्न्स डब्ल्यूएचओ ने निकाला था। तो इसकी क्या क्या देखते हैं, कि आइए हम देखते हैं कि क्या क्या इसकी जो मेंटल हेल्थ वाले चैलेंजेस हैं इससे रिलेटेड क्या क्या इशू है। तो पहला क्या है कि इमीडिएट ट्रिगर, मीन्स जो चिल्ड्रंस हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं बिलो 18 है, उनको इमीडिएट ट्रिगर चाहिए, मीन्स ऐसा इमीडिएट प्लेजर। तो इसकी चीज़ में वो अपने कुछ ना कुछ शॉर्टकट अपनाते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, सडन कोई उनको लालच आ जाता है। और इसके साथ साथ यही सब रीज़न है जिसमें देखेंगे कि रिसेंटली क्या हुआ था, कोटा में जो भी नीट एंड जेई की तैयारी करने वाले बच्चे थे, वहाँ पे सुसाइड का जो टेंडेंसी था काफ़ी बढ़ गया था, स्पेशली आईआईटी को के प्रेशर को लेके। और इसमें दूसरा जो सबसे ज़्यादा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है, मीन्स ये ट्रिगर करता है इन सब चीज़ों को लेकर, मेंटल हेल्थ की जो चीज़ें हैं उसमें क्या है कि जो सोशल मीडिया का आप देखेंगे कि ट्रेंड धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो जैसे ये बढ़ता जा रहा है, तो जो जो भी स्टूडेंट्स हैं या फिर चिल्ड्रंस हैं उनमें क्या हो रहा है, तो लोनलीनेस मीन्स अकेलापन के वो ज़्यादातर शिकार हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर उनके हज़ारों या फिर हंड्रेड्स फॉलोअर्स होते हैं, बट रियल लाइफ में उनका कोई रियल फ्रेंड्स नहीं होते हैं या फिर जिससे उनका कनेक्शन बिल्ड हो। तो इसकी वजह से सोशल मीडिया का भी काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया का जब भी इम्पैक्ट बढ़ रहा है तो साइबर बुलिंग, मीन्स नेट पे या फिर सोशल मीडिया पे किसी को परेशान करना, चिढ़ाना, इसी को साइबर बुलिंग बोलते हैं। और इन सब चीज़ों को लेके कुछ बच्चे होते हैं कि वो सीरियस हो जाते हैं, तो उससे हम साइबर बुलिंग बोलते हैं। और इन सब चीज़ का रिजल्ट ये होता है कि जो भी बच्चे होते हैं उसमें सोशल आइसोलेशन, मीन्स अपने सोशल लेवल पे वो किसी से मिलना नहीं चाहते हैं या फिर किसी से उतना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। तो इसी को सोशल आइसोलेशन या फिर लोनलीनेस बोलते हैं, अकेलापन के वो शिकार हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को हो जाने की वजह से वो कभी कभी क्या होता है कि सुसाइड जैसे जो एक्टिविटी है उसमें ये लोग उसमें फंस जाते हैं, जो कि काफ़ी गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अभी इन सब चीज़ को मॉनिटर करने के लिए या फिर इसको सही करने के लिए जो अपना यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं उसको देखते हैं। तो पहला है एक टेली मानस जो एक सर्विस है, जिसमें 24/7 का हमें टेलीफोन के ऊपर हमें एक सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आपको कोई भी मेंटल हेल्थ है या कोई इशू है हेल्थ से, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, तो वहाँ पे आप कंसल्ट कर सकते हैं और उसका जो भी सॉल्यूशन है वो पा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा स्कीम है मनोदर्पण। मनोदर्पण ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें
कोई भी आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, खास करके स्टूडेंट्स हो गया, टीचर्स हो गए, और जो कोविड-19 आया था उससे जो इम्पैक्टेड फैमिलीज थे उनको, तो यहाँ पे इन सब चीज़ों मनोदर्पण के थ्रू इन लोगों से कनेक्ट किया जाता है और वहाँ पे उनको सॉल्यूशन या फिर सपोर्ट किया जाता है, स्पेशली साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। फिर साथी स्कीम है जो कि सीबीएसई के द्वारा लाया गया है, साथी प्रोग्राम, जिसमें वो स्टूडेंट को अपने हेल्प करते हैं। तो ये सारे कुछ इनिशिएटिव थे। और इसके साथ साथ हमारा अगला टॉपिक है कि चाइल्ड मैरिज इन इंडिया। आप देखेंगे कि इंडिया में चाइल्ड मैरिज की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, मीन्स धीरे धीरे ये जो ट्रेंड है ये डाउन हो रहा है, बट स्टिल अदर जो डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्रीज है उसके कंपैरिजन में इंडिया में जो चाइल्ड मैरिज है इसका रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। तो आइए इसको हम आगे समझते हैं। और इन केस आपको हमारे पढ़ाने से रिलेटेड कुछ भी डाउट है या क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और कुछ भी आपको सपोज किसी टॉपिक या किसी सब्जेक्ट में कोई इश्यूज है तो आप कमेंट करके बताइए, हम उस टॉपिक पे अपना एक अपडेटेड वीडियो लाएंगे या फिर आपका जो भी क्वेरी है उसको रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो अभी क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्शन प्लान निकाला था जिसमें सोसाइटी फॉर इनलाइटमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन के बारे में, सॉरी, तो इसमें क्या बोला गया था कि कुछ गाइडलाइन लेकर आया गया था जिसमें चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट किया जा सके। तो क्या हुआ था, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th वाला वर्जन आया था, इसमें कुछ जो डेटा है, अपडेटेड डेटा, उसको एक देख लेते हैं कि नियरली जितने भी एज ग्रुप की, इस 20 से 24 साल एज ग्रुप की जितनी भी शादीशुदा औरतें हैं उनमें आप देखेंगे कि नियरली 23.3% वुमेंस का शादी 18 साल से कम एज पे ही हो जाता है। और उसमें से भी आप देखेंगे कि नियरली 17.5%, 17.7% जो गर्ल्स होती हैं उनका शादी 21 साल के अंदर हो जाता है। जो अभी और इसका ट्रेंड देखा जाए तो धीरे धीरे ये ट्रेंड कम हो रहा है, मीन्स चाइल्ड मैरिज धीरे धीरे कम हो रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे 2006 का एक डेटा है, 6 में 47% चाइल्ड मैरिज का ये था रेशियो, मीन्स नंबर्स। बट अभी 2019-20 का जो डेटा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे 23.3% यहाँ पे चाइल्ड मैरिज है। तो जो कि कम हो रहा है, इसको थोड़ा और टाइम लगेगा रिकवर होने में। और इसकी संख्या सबसे ज़्यादा जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, आसाम, बिहार, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे इनकी संख्या ज़्यादा है। और इसको टैकल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक जो एक्ट है उसको पार्लियामेंट से एक्ट भी लेकर आई, जिसका प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में लेकर आया गया था। तो इसकी अभी देख लेते हैं क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया में चाइल्ड मैरिज का जो संख्या है काफ़ी ज़्यादा है, या फिर इसका चाइल्ड मैरिज का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा है। तो पहला है हमारा जो फैक्टर है वो पॉवर्टी और रिसोर्सेज का स्कैर्सिटी, मीन्स आप देखेंगे कि इंडिया में गरीबी बहुत ज़्यादा है और जो रिसोर्सेज हैं इसका एक काफ़ी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो फैमिली क्या करती है कि उनका सोचती है कि जो गरीबी है, गरीबी से हमें टैकल करने के लिए हम शादी कर देंगे। तो क्या होगा कि सपोज किसी फादर के पास किसी फैमिली में 4 गर्ल्स हैं, वो कोशिश करेंगे कि हमें 4 लड़कियों की शादी करनी है, तो एक एक करके हम जितने जल्दी कर देंगे तो उन पे से ये बर्डन कम हो जाएगा शादी करने का। तो ये क्या होता है कि ये ट्रिगर करता है जिससे हमें चाइल्ड मैरिज की संख्या बढ़ जाती है। और रिसोर्सेज का भी इशू है। इसके अलावा कहीं कहीं पे देखेंगे कि हमारे कल्चर में ऐसा कुछ ट्रेडिशन भी है जिसमें कम एज में शादियों की बात कही जाती है या फिर मिलता है। खास करके राजस्थान में देखेंगे वहाँ पे बाल विवाह है। तो ये सारे और अदर स्टेट में भी ये सब इश्यूज हैं। तो ये हमारे कल्चर से रिलेटेड भी एक हो गया, कल्चर और ट्रेडिशन से रिलेटेड। और इसके अलावा देखेंगे कि हमारा जो सोसाइटी है पैट्रियार्की मीन पितृसत्तात्मक सोसाइटी है, जिसमें जो मेल्स होते हैं वो डोमिनेटेड रहते हैं। तो उन लोगों के डोमिनेटेड और जेंडर इनइक्वालिटी मीन्स देखेंगे कि जेंडर इनइक्वालिटी है मेल और फीमेल के कंपैरिजन में, ये जो इनइक्वालिटी है इससे भी जो चाइल्ड मैरिज है इसकी संख्या बढ़ती है। और इसके साथ साथ जो फैमिलीज होती हैं वो गर्ल्स की एजुकेशन पे काफ़ी कम पैसे खर्च करती हैं। तो या फिर कम पैसे खर्च करती हैं या फिर उनके जो एजुकेशन होता है उनको उतना वैल्यू नहीं करती हैं जितना जो लड़के होते हैं उनके एजुकेशन का वैल्यू करते हैं। तो एक ये चीज़ हो गया।
उसके अलावा देखा जाए कि सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी कंसर्न रहता है। जैसे आप देखेंगे कि बहुत जब किसी गांव में या फिर दूर दराज किसी एक होता है ना लास्ट माइल कोई गांव है, वहाँ पे गर्ल्स हैं तो उनको कॉलेज स्कूल या फिर कहीं कोई और सर्विस में जाने आने जाने में काफ़ी डिफिकल्टी या चैलेंजेस फेस करना होता है। और इसके साथ साथ उन्हें बहुत सारे सेफ्टी की कंसर्न्स होते हैं। तो उनसे टैकल करने के लिए उनके जो गार्जियंस होते हैं वो सोचते हैं कि उनकी शादी करा दें। और इसके अलावा देखा जाए तो लीगल जो सपोर्ट है वो उतना स्ट्रांग नहीं है। तो ये सारा जो रीजन है जिसकी वजह से चाइल्ड मैरिज की संख्या काफ़ी बढ़ती है। तो अभी अगला क्वेश्चन आएगा कि सपोज चाइल्ड मैरिज होता है तो इससे क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्या क्या इम्पैक्ट होता है। तो पहला देखा जाए कि एक तो फिजिकल मीन्स फिजिकल लेवल पे देखा जाए तो जो 18 या फिर बिलो 18 जो गर्ल्स होती हैं तो उनका क्या होगा, बॉडी उतने अच्छे से डेवलप नहीं हुआ रहता है। मीन्स वो मैच्योरिटी उतना नहीं रहता है, बॉडी अभी उतना डेवलप नहीं होता है। तो क्या होता है कि सपोज शादी के बाद जब बच्चे होते हैं तो उनकी मदर हो गया, फिर उसके साथ साथ जो ऑर्फन हो गए या चिल्ड्रेन हो गए, इनको भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। फिर इसके साथ साथ जब अर्ली एज में शादी हो जाता है एजुकेशनल कंसर्न्स आ जाते हैं। एजुकेशनल कंसर्न के साथ साथ उनके हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। फिर उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। सपोज गर्ल्स पढ़ना चाहती हैं बट उनको शादी करा के कहीं उनके ससुराल भेज दिया जाता है तो उनके ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है। और इसके साथ साथ देखा जाए कि अर्ली प्रेगनेंसी और रिपीटेड प्रेगनेंसी की वजह से हेल्थ का काफ़ी ज़्यादा इशूज आ जाता है, जिससे बच्चों में भी अंडर न्यूरिशमेंट का भी ये फैक्टर्स आ जाते हैं। इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी तो बर्डन होता है फैमिली पे। और इस पे ग्लोबल इम्पैक्ट क्या क्या होता है कि जो अपना जेंडर इक्वालिटी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, उसमें गोल नंबर 5 जो है वो बात करता है जेंडर इक्वालिटी की। मीन्स मेल और जो फीमेल है इन दोनों को इक्वली हमें अपने इकोनॉमी या फिर सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ये सब कुछ चैलेंजेस हैं। हमारा अगला टॉपिक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो अभी रिसेंटली जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया था उसमें देखेंगे कि इंडिया और पूरे वर्ल्ड में कैसा क्या क्या स्टेटस है, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसको कंसीडर किया जाता है इस रिपोर्ट को पब्लिश करने में। तो हमारे इस टॉपिक को से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और इन केस आपको कुछ नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए, अदर टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए किसी भी सब्जेक्ट लाइक इकोनॉमी पॉलिटी, तो आप वो भी कमेंट करके बताइए। और हमारे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और प्लीज़ सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग विद फ्रेंड्स। तो अभी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया तो पहला क्वेश्चन है कि ये पब्लिश कौन करता है। तो इसका आंसर है कि कंसर्न वाइल्ड लाइफ, ये मेन जो अथॉरिटी एनजीओ है ये पब्लिश करती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। और इसके किसके साथ ये पब्लिश करती है तो वर्ल्ड हंगर लाइफ करके एक एनजीओ है, यहाँ पे इन दोनों के साथ मिल के करती है, जिसमें मेजोरिटी जो पॉइंट्स होते हैं कंसर्न वाइल्ड लाइफ के द्वारा किया जाता है। कभी भी क्वेश्चन में आए तो कंसर्न वाइल्ड लाइफ के द्वारा ही आप टिक करिएगा। तो अभी इसमें देखा जाए तो जो रिपोर्ट आया 2024 में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें कुछ फाइंडिंग्स थे। जैसे जितनी भी कंट्रीज थे उसमें से 42 ऐसी कंट्रीज थे जिसमें जो हंगर का लेवल है वो काफ़ी ख़राब है। और जो अपना टारगेट है कि 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जीरो हंगर वाला, ये 2030 से पहले कि हम जीरो हंगर को अचीव करें तो ये काफ़ी बड़ा चैलेंजेस हो जाएगा कि जब 42 कंट्रीज़ में एक्सट्रीम लेवल का ये हंगर है तो हम कैसे 2030 तक जीरो हंगर पे ला सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है इसमें कौन कौन से पैरामीटर को कंसीडर किया जाता है। और ऐसा आप देखेंगे यूपीएससी में क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं। तो पहला हमारा फैक्टर है कि इसमें अंडर नूरिशमेंट देखा जाता है। मीन्स जो भी बच्चे होते हैं या जो एडल्ट होते हैं उनको जितनी कैलोरी चाहिए उतना उनको कैलोरीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सपोज एक पर्सन को एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए उनको डे का ये एग्जांपल है 1000 कैलोरी चाहिए और उनको 1000 कैलोरी ना मिल के 800 कैलोरीज मिल रहे हैं तो ये यहाँ पे अंडर नूरिशमेंट में आ जाएंगे। तो पहला ये पैरामीटर हो गया। दूसरा पैरामीटर हो गया कि चाइल्ड वेस्टिंग।
तो चाइल्ड वेस्टिंग बेसिकली क्या होता है, जब किसी बच्चे का एज के हिसाब से उनका वेट नहीं होता है, मीन्स वेट जो होता है एज के अकॉर्डिंग कम होता है, तो उसको चाइल्ड वेस्टिंग बोला जाता है। तो दूसरा पैरामीटर ये है, और इसमें ये बोला जाता है कि इसका ये समझा जाता है मीनिंग कि सपोज कोई भी बच्चा चाइल्ड वेस्टिंग है, मीन्स वो बच्चा इस एज के हिसाब से उसका वेट कम है, मीन्स उसको जो है खाने की चीज़ें नहीं मिली हैं उतना, तो उसकी वजह से उसका वेट नहीं बढ़ा है, तो ये इसको भी कंसिडर किया जाता है। तीसरा पॉइंट है कि चाइल्ड स्टंटिंग। तो चाइल्ड स्टंटिंग में क्या होता है कि एज के हिसाब से उनका हाइट डेवलप नहीं हुआ है, तो ये तीसरा फैक्टर है। और इन दोनों में खास करके चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग, ये दोनों पॉइंट में आप कंफ्यूज मत होइएगा। चाइल्ड वेस्टिंग में हाइट वेट को देखा जाता है, एंड चाइल्ड स्टंटिंग में उनके हाइट को देखा जाता है एज के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों में डिफरेंसेस हैं। और इसके अलावा चाइल्ड मोर्टेलिटी बेसिकली क्या होता है कि ऐसे कितने बच्चे थे जिन्होंने 5 ईयर कंप्लीट करने से पहले उनका डेथ हो गया, तो ऐसे बच्चों को चाइल्ड मोर्टेलिटी बोला जाता है। तो इन 4 पैरामीटर को कंसिडर करके एक ओवरऑल डिफरेंट जितनी सारी कंट्रीज हैं उनका एक इंडेक्स बनाया जाता है, उसी इंडेक्स को हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स बोलते हैं, और ये कंसर्न वाइल्ड लाइफ द्वारा निकाला जाता है। तो अभी देखा जाए इंडिया का क्या स्टेटस रहा इंडिया का, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो यही है कि हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो इसमें देखा जाए इंडिया का रैंक 105 था, और कितने कंट्रीज़ में, 127 कंट्रीज़ में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बांग्लादेश में जहाँ पे हम उसको सपोर्ट करते हैं, अनाज भेजते हैं। श्रीलंका में जब क्राइसिस हुआ तो हम वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें दिए। अफगानिस्तान में हम लोग खाने पीने की चीज़ें भेजते हैं। अदर जो यूक्रेन हुआ वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भेजते हैं। फिर भी वो लोग हमसे हंगर इंडेक्स में हमसे काफ़ी ऊपर है, और यहाँ पे हम लोगों का इंडिया का जो रैंक है 105 आता है। तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी पार्शियलिटी है इंडिया के साथ ये, क्योंकि कोई भी बिलीव नहीं कर सकता कि 127 कंट्रीज़ में 105 हंगर इंडेक्स में, स्पेशली हमारे यहाँ जहाँ पे हम दूसरे लोगों को हम खाना खिलाने के लिए दूसरी कंट्रीज़ में भेजते हैं। जब भी क्राइसिस किसी अदर कंट्रीज़ में आता है तो हम वहाँ पे फूड सपोर्ट का प्रोवाइड कराते हैं। तो कितना हम रैंक था हमारा इंडिया का, 105। तो हंगर इंडेक्स को टैकल करने के लिए अभी करेंटली क्या क्या इनिशिएटिव हैं। तो पहला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो इसमें क्या है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में आप जानते होंगे जब से कोविड आया है तब से 80 करोड़ लोगों को आप जानते होंगे फ्री का अनाज दिया जाता है। इसी स्कीम को हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बोलते हैं, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे 80 करोड़ लोगों का भरण पोषण होता है इस चीज़ से। दूसरा इनिशिएटिव है कि मातृवंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। तो इस स्कीम में क्या होता है, जब भी किसी वुमेन्स को फर्स्ट चाइल्ड बर्थ होता है तो उनको 5,000 रुपये उनके बैंक में DBTL के थ्रू उनके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, जिससे कि वो क्या करें 5,000 का कोई जो अपने ड्राई फ्रूट्स हो गया या फिर जो भी एनर्जी से रिलेटेड या फिर उनके नरिशमेंट से रिलेटेड उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि हंगर वाला जो इशू है वहाँ पे हंगर का इशू ना रहे, उनकी खाने पीने की चीज़ें पर्याप्त चीज़ें रहें। और इसके साथ साथ पोषण अभियान बेसिकली क्या है कि ये एक नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का एक पार्ट है, जिसमें ये टारगेट किया गया है कि जो भी चिल्ड्रन और वुमेन्स होती हैं उनको हम किसी भी तरीके से न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो ना आने दें। तो ये इन सब चीज़ से रिलेटेड का कुछ डेटा है। और हमारा अगला टॉपिक है, आप देखेंगे कि हम कुछ टॉपिक को स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और बाकी इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट रहेगा तो हम प्री के पहले जो भी एग्ज़ाम आएगा PT 365 और मेंस के पहले मेंस 365 उसमें हम ऑलरेडी जो अपडेटेड डेटा है उसको हम कवर कर देंगे। तो अभी हम देखेंगे ओनली दैट टॉपिक दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द UPSC और PCS एग्जामिनेशंस, क्योंकि अभी देखेंगे कि UP PCS का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप इन सब चीज़ों पे कम से कम में आप अक्टूबर मंथ का जो भी करंट अफेयर उसको कवर करें, जिससे अदर टाइम्स आप मोस्टली रिवीजन पे दें, जिससे कि आपका आउटपुट ज़्यादा मिले। ओनली जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको ही हम कवर करेंगे। तो अभी डिजिटल हेल्थ में देख लेते हैं। तो बेसिकली डिजिटल हेल्थ क्या है कि अभी ABDM आयुष्मान भारत मिशन जो योजना था, इसमें क्या था, एक ये डिजिटल
हेल्थ को प्रोवाइड करने वाला एक प्लेटफॉर्म बना, जिसमें डिजिटल इकोसिस्टम की बात किया गया। तो और इसके क्या क्या कंपोनेंट हैं, इसके कंपोनेंट देख लेते हैं। तो एक आभा आईडी है। आभा आईडी में बेसिकली एक पेशेंट का रिकॉर्ड रखा जाता है कि कौन सा पेशेंट, सपोज पेशेंट ए है तो पेशेंट ए ने कितनी कितनी बार कौन सा इलाज कराया है, कि कहाँ पे इलाज कराया, इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाए, तो इसको हम आभा आईडी बोलते हैं। दूसरा है HPR। HPR स्टैंड्स फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री, मीन्स जो डॉक्टर्स हो गए, कंपाउंडर्स हो गया, हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी प्रोफेशनल है उनका हम एक रिकॉर्ड बना के रखें, जिससे कि कहीं पे कुछ भी वहाँ पे सपोर्ट या फिर कोई इशू है तो इनसे हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकें। और इसके अलावा हमारा तीसरा कंपोनेंट है कि हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्रीज, मीन्स कहाँ पे कौन कौन से रजिस्ट्रीज, मीन्स कौन कौन से हॉस्पिटल हैं, क्लिनिक्स हैं, वो चाहे प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, तो उनका भी एक डेटा बना के रखा गया। ये हमारे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कंपोनेंट्स थे। हमारा अगला टॉपिक है कि ई माइग्रेशन पोर्टल किसने लॉन्च किया। तो ई माइग्रेशन पोर्टल आप देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने लॉन्च किया था विद द कोऑर्डिनेशन विद लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री। तो इन दो मिनिस्ट्री ने मिलके एक ई माइग्रेशन पोर्टल लॉन्च किया, जिसमें माइग्रेशन से रिलेटेड जो डेटा होते हैं, ये 24/7 एक हेल्पलाइन सर्विस है, जिसमें माइग्रेशन से रिलेटेड किसी को कुछ भी चैलेंजेस आ रहे हैं तो उसको टैकल करने के लिए। अगला हमारा जो पॉइंट है PM यशस्वी। तो PM यशस्वी का भी ये एग्जाम पूछ सकता है, व्हाट इज PM यशस्वी स्कीम, या फिर PM यशस्वी इज रिलेटेड विद। तो ये क्या है कि ये एजुकेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए लेकर आया गया है। तो एजुकेशनल सपोर्ट किसको प्रोवाइड करेगा, स्पेशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड कौन कौन से हो गए, जैसे OBCs हो गए, अदर बैकवर्ड क्लासेज हो गए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज हो गए, और इसमें भी डीनोटिफाइड जो ट्राइब्स होते हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा निकाले जाते हैं, उनमें से रिलेटेड कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड सपोर्ट चाहिए या फिर सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है तो उनको यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए PM यशस्वी स्कीम को लेकर आया गया था। अगला हमारा टॉपिक है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में जो राइस फोर्टिफिकेशन है उसको लेकर आया गया है। और राइस फोर्टिफिकेशन किसके स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, जो अपना FSSAI है उसके स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। तो पहला क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज राइस फोर्टिफिकेशन। तो राइस फोर्टिफिकेशन बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे सपोज बहुत सारे जो अपने ग्रेन्स होते हैं वहाँ पे उसमें पर्याप्त मात्रा में जो हमें डेली लाइफ में विटामिन्स, प्रोटीन्स, कैल्शियम्स चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। तो FSSAI ने एक प्रोसेस फॉलो किया कि सपोज चावल है या फिर चावल है तो चावल पे हम ऐसा कुछ लेप लगा दें या फिर ऐसा कुछ मिक्स कर दें जिससे इसके खाने के बाद जो भी डेली लाइफ में जो भी कैलोरी या फिर विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम्स रिक्वायर्ड है ये उतने खाने से फुलफिल कर दें। तो इसी प्रोसेस को हम राइस फोर्टिफिकेशन बोलते हैं, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा हमारे इंटेक्स होते हैं प्रोटीन, कैलोरी, कैल्शियम, इन सब चीज़ को ये फुलफिल कर दें। इससे रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे कि हम अपने अगले वीडियोस को लेकर आएँ। और इनकेस आपको ये हमारा 5th पार्ट है करंट अफेयर्स का, तो इसको हम एक कंपाइल करके एक सिंगल वीडियो में भी 5 वीडियो को एक सिंगल वीडियो में भी लेकर आएंगे, जिससे कि आप एक ही वीडियो में पूरे अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स आपको मिल जाए। तो अभी हमारा अगला टॉपिक है कि केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया है, तो बेसिकली नोबेल प्राइज़ जो है मेनली 3 लोगों को दिया गया है। एक है डेविड बेकर, जिन्होंने कंप्यूटेशनल प्रोटीन का जो डिज़ाइन होता है उसमें एक रिसर्च किया था, उसमें अपने रिपोर्ट को पब्लिश किया था, तो इसके लिए इनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ मिला। दूसरा है कि डेमिस हैसाबिस, तीसरा जॉन जम्पर। तो ये 3 लोगों को केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया गया है 2024 का। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये हमने ऑलरेडी अपने जो इसमें अक्टूबर मंथ का जो वीडियो है उसमें पार्ट 1 में कंप्लीट हमने नोबेल प्राइज़ को
ये डिस्क्राइब किया है, जिसमें क्या क्या रीजन्स होते हैं, क्या मिलता है उसमें। नोबेल प्राइज सपोज किसी को दिया जाता है तो सिर्फ मेडल मिलता है या फिर इनाम कितना मिलता है, ये सारी चीज़ हम वहाँ पे एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसलिए आपको कुछ भी रिलेटेड रहेगा तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, उसको हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। देन मेडिसिन के फील्ड में देखा जाए तो अभी ये जिनको मिला है, विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रवकुन को ये मिला है। ये दो लोगों को यहाँ पे मेडिसिन के फील्ड में मिला है। तो ये किससे रिलेटेड है, इनका जो रिसर्च है किससे रिलेटेड है, तो डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए। तो माइक्रो आरएनए से रिलेटेड इन लोगों ने जो भी खोज किया या डिस्कवरी या रिपोर्ट किया है, रिसर्च किए हैं, इन सब चीज़ को लेकर नोबेल प्राइज़ इनको दिया गया है मेडिसिन के फील्ड में। तो अभी हम देखेंगे mRNA के बारे में। तो mRNA बेसिकली क्या होता है कि हम माइक्रो आरएनए के बारे में देख लें कि mRNA, क्योंकि आप जानते हो कि mRNA का नाम सुना होगा। अच्छा, आप कमेंट करके बताइए कि जो आरएनए होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये क्या होता है कि एक स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनए होता है, मीन्स ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। क्योंकि आप डीएनए जानते होंगे, डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसा ऐसा करके होता है, ऐसा ऐसा। तो जब आरएनए में ऐसा नहीं होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, एक धागे की तरह ऐसे होता है, डबल नहीं होता, सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर नहीं होता है इसमें। अभी हमारा देखेंगे कि कितने टाइप के अभी हमारे आरएनए होते हैं। तो बेसिकली हमें 3 तरह के आरएनए होते हैं। पहला mRNA, दूसरा tRNA, तीसरा है राइबोसोमल आरएनए। तो पहला मैसेंजर आरएनए क्या होता है कि ये प्रोटीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कैरी करता है डीएनए सेल से। तो mRNA हो गया। दूसरा हो गया ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए क्या होता है कि mRNA ये जो हो गया mRNA, इसमें और अमीनो एसिड के बीच में लिंकेज प्रोवाइड करता है, कि इसको हम ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। और तीसरा हमारा राइबोसोमल आरएनए, जो कि स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये मैसेंजर आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, मीन्स इसमें सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये राइबोसोमल होता है जो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। और तीसरा ट्रांसफर आरएनए, जो कि अमीनो एसिड और यहाँ पे जो इसमें mRNA होता है उनके बीच में लिंकेज प्रोवाइड करता है। हमारा अगला टॉपिक है फिजिक्स में नोबेल प्राइज। तो फिजिक्स में नोबेल प्राइज जो है जॉन एच होपफील्ड एंड जोफ्री हिंटन को दिया गया है। तो ये किससे रिलेटेड है इनका रिसर्च, ये है मशीन लर्निंग से रिलेटेड और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो बेसिकली न्यूरल नेटवर्क क्या होता है कि जो हमारे ब्रेन्स में होते हैं, तो बहुत सारे पतली पतली नसें होती हैं, तो उनके नेटवर्क्स को ही हम न्यूरल नेटवर्क्स बोलते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस आप ये नेम याद रखिएगा कि किसको मिला गया है, जॉन होपफील्ड एंड जॉफ्री हिंटन को। बाकी किसके द्वारा दिया जाता है, कौन कौन से फील्ड में दिया जाता है, कितना प्राइस दिया जाता है, इसके लिए हम पहले वीडियो में अपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमारा अगला टॉपिक है भारत जेन। तो भारत जेन बेसिकली ये प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये किससे रिलेटेड है प्रोग्राम, तो ये रिलेटेड है लैंग्वेज मॉडल्स है ये बेसिकली, जिसमें आपको हाई क्वालिटी की टेक्स्ट और ऑडियो इमेज से रिलेटेड जो भी इंडियन लैंग्वेज में आपको डेटा चाहिए या ट्रांसलेशन चाहिए, तो ये प्रोवाइड करेगा भारत जेन। ये सारा हमारे काम का नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और हमारा अगला टॉपिक है स्पेस डेक्स। तो स्पाडेक्स क्या है, तो स्पाडेक्स स्टैंड फॉर स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली क्या होता है, सपोज हमारा स्पेस है या यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे दो एयरक्राफ्ट हैं, एक एयरक्राफ्ट ये है, एक एयरक्राफ्ट ये। तो इनके बीच में ऐसा कोई डिवाइस रहे जो लिंकेज प्रोवाइड करे, उसी को हम स्पाडेक्स बोलते हैं। स्पाडेक्स क्या है, ये प्रिसाइज कनेक्शन इन्वॉल्व्स प्रिसाइज कनेक्शन अप टू स्पेसक्राफ्ट। जैसा कि हमने बताया, यहाँ पे स्पेसक्राफ्ट है, यहाँ पे दो स्पेसक्राफ्ट के बीच में प्रिसाइज कनेक्शन ये प्रोवाइड करेगा, जिससे कि ये एक सिंगल यूनिट की तरह ऑपरेट कर सकें, स्पेशली जो क्रिटिकल टास्क होता है उसमें। हमारा अगला टॉपिक है, इनसे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइए, हम उसको रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। और ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अभी के लिए, उसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अभी कुछ देख लेते हैं। ये देख लिए जो लूपेक्स मिशन है, ये क्या है, लूपेक्स मिशन ये लूनर मिशन है, मीन्स चंद्र पे भेजने के लिए ये लूनर मिशन है। और ये कब तक भेजा जाएगा, तो इसमें बोला गया है कि 2040 के पहले ये मून पे भेजा जाएगा लूनर मिशन।
और कल्चर से रिलेटेड ये है लास्ट टॉपिक है, इसी के लिए हम इम्पोर्टेंट और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली क्या है कि क्लासिकल लैंग्वेज, तो क्लासिकल लैंग्वेज क्या होता है ये हम देख लेते हैं। तो क्लासिकल लैंग्वेज क्या होता है कि ये कल्चरल हेरिटेज को बढ़ाने के लिए क्या था, 2004 में जो उस समय का मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर था, उन्होंने एक कमेटी के थ्रू उन्होंने एक लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी बनाया और उस कमेटी के बेस पे एक नया डेफिनेशन दिया क्लासिकल लैंग्वेज। मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 20 शेड्यूल जो अपना 22वीं अनुसूची है उसमें आप देखेंगे कि सॉरी वहाँ पे जो अनुसूची है वहाँ पे 22 लैंग्वेज दिए गए हैं, बट वहाँ पे उसके अलावा देखेंगे कल्चरल जो हेरिटेज को बढ़ाने के लिए यहाँ पे 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज का भी डिफाइन किया गया था। तो डिफाइन करने का क्या है, क्राइटेरिया रखा गया। पहला क्राइटेरिया है कि वो 1500 से 2000 साल का पुराना हो। दूसरा क्राइटेरिया है कि उसकी एंशिएंट टेक्स्ट या लिटरेचर अवेलेबल रहे। तीसरा है कि वो ओरिजिनली इंडिया का हो या अपने रीजन का हो, ऐसा नहीं हम दूसरी जगह से कॉपी किए हुए हों। और इसमें उसका जो होता है कि अपने मॉडर्न टाइम के हिसाब से वो डिस्टिंक्ट हो, ऐसा नहीं हो कि अलग अलग लैंग्वेज से मैच करता हो। तो ये सारे उसके डिस्टिंक्ट फीचर एक क्राइटेरिया रखे गए हैं जिससे इस बेस पे उनको ऐड किया जाता है। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन आएगा कि क्या इसके पहले कोई क्लासिकल लैंग्वेज है? जी, अभी तक हमारे पास ऑलरेडी पहले से 6 हमारे पास क्लासिकल लैंग्वेज ऑलरेडी थे। पहला तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ये 6 पहले से थे। और यूनियन कैबिनेट ने अभी 4 और डिफाइन कर दिए, मीन्स टोटल 10 हो गए हैं अभी हमारे पास क्लासिकल लैंग्वेज। 7वां हो गया हमारा मराठी, 8वां हो गया हमारा पाली एंड संस्कृत, 9 हो गया हमारा असामीज एंड उसके बाद बंगालीज। तो इसको आप एक कंसिडर करेंगे तो 10 हुए, नहीं तो फिर आप पाली या और संस्कृत को अलग अलग कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 11 क्लासिकल लैंग्वेज हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारे कल्चर और जो हेरिटेज है इसको एक बूस्ट मिलेगा। हमारा अगला टॉपिक है कि रिसेंटली क्या था कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो लोगो था, फ्लैग था, उसको चेंज किया गया था। तो अभी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट का फ्लैग है उसमें क्या क्या रखा गया है, तो पहले तो है हमें बीच में अशोक चक्र यहाँ पे रखा गया है, अशोक चक्र देखेंगे। इसके अलावा अशोक चक्र के अलावा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग रखा गया है। और तीसरा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है यहाँ पे ये रखा गया है। तो ये इसमें चेंजेस किया गया है सुप्रीम कोर्ट का। और इसका जो संस्कृत टर्म है या इसको बोला गया है यतो धर्मस्तो जया, मीन्स क्या होता है कि वेयर देयर इज अ धर्म देयर इज अ विक्ट्री, इसका ये रखा गया है। लिटरेचर में नोबल किसको दिया गया है? साउथ कोरियन ऑथर जो है हान कॉन्ग को, उनको लिटरेचर के फील्ड में नोबल दिया गया है। एंड नोबल पीस प्राइज किसको दिया गया है? तो एक एनजीओ है, जापानीज एनजीओ है जिसका नाम है जापानीज ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है निहोन हिंदन क्यो, इसको दिया गया है पीस प्राइज को लेकर। और पीस प्राइज बेसिकली क्या होता है कि शांति कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसी को पीस प्राइज के फील्ड में दिया जाता है। तो इन्होंने ऐसा एक रिपोर्ट निकाला और एनालिसिस किया कि हम कैसे पूरे दुनिया से जो न्यूक्लियर वेपन है उसको हटा सकते हैं, मीन्स दुनिया में न्यूक्लियर वेपन को कैसे खत्म कर दें जिससे कि हमारी दुनिया सुख शांति से रहे। इसी चीज़ को लेकर नोबेल पीस प्राइज दिया गया है इसमें। अगला हमारा लास्ट टॉपिक है कि पौमई नागा ट्राइब। तो बेसिकली क्या है, ये कहाँ का ट्राइब है? क्योंकि जब भी आप देखेंगे यूपीएससी खास करके जो ट्राइब होते हैं इनसे क्वेश्चन पूछता है तो आप नाम में देखेंगे नागा है, बट ये बेसिकली क्या होता है कि ये मणिपुर से आते हैं और इन्होंने हंटिंग, ट्रैपिंग एंड किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल, मीन्स जो जंगली जो जानवर और चिड़िया होती हैं उनको मारने और हंटिंग करने का प्रोहिबिशन किया है, मीन्स मना किया है। और ये बेसिकली मेनली मणिपुर में पाए जाते हैं और इसके साथ साथ नागालैंड के कुछ पार्ट में पाए जाते हैं। तो हमारा अक्टूबर मंथ का जो करंट अफेयर्स है यहाँ पे हमारा खत्म हो गया है। तो आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और इस हमारा अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइए। एंड प्लीज़ कुछ भी आपको डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।